हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 15 जून 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरी बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन 12 जून को, बी ऑप्शन 11 जून को, सी ऑप्शन 13 जून को, डी ऑप्शन 14 जून को। तो दोस्तों अभी हाल ही को 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन म्यांमार। तो दोस्तों अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में या इससे जुड़े तथ्यों के बारे में। बांग्लादेश की बात आई तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास चैटोग्राम शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया है और छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी बांग्लादेश के ढाका में की जाएगी और बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत और किस देश के बीच इक्वेरियन EX का आयोजन किया गया। तो ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन मालदीव, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों भारत और मालदीव के बीच इक्वेरियन EX का आयोजन किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। यह सैन्य अभ्यास एक इक्वेरियन का 12वां संस्करण है जो 11 से 24 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इक्वेरियन का अर्थ है मित्र। यह अभ्यास भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। और मालदीव की बात आई तो दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी माले है। यहाँ की मुद्रा मालदीवी रुपया है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है। ए ऑप्शन म्यांमार, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। मौसम विभाग ने बिपरजॉय चक्रवात तूफान को अत्यधिक गंभीर की श्रेणी में रखा है। और हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश है जो चक्रवाती तूफानों को नाम देते हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन देश शामिल है। इन 13 देशों ने पहले ही अपने नामों की सूची तैयार कर ली है। जैसे ही कोई चक्रवात इन देशों की किसी भी हिस्से में पहुंचता है तो सूची में से एक विशिष्ट नाम उस चक्रवात को दे दिया जाता है। चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली संयुक्त राष्ट्र द्वारा शासित होती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत का स्क्वैश विश्व कप उद्घाटन कहाँ हुआ। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन रांची। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चेन्नई, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। हु ऑन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन रिसेंटली। नाओमी ओसाका, ईगा स्विएटेक, सेरेना विलियम्स, स्वाति शर्मा। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला का जो एकल खिताब है ये ईगा स्विएटेक ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब किसने जीता। हु ऑन द अंडर-20 वर्ल्ड कप फुटबॉल टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। ए ऑप्शन उरुग्वे, बी ऑप्शन पराग्वे, सी ऑप्शन अर्जेंटीना, डी ऑप्शन इटली।
तो दोस्तों अभी हाल ही में पहली बार को उरुग्वे देश ने अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं उरुग्वे के बारे में। तो उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। उरुग्वे ने पहली बार अंडर-20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना स्टेडियम में खेला गया था। अब फीफा अंडर-20 विश्व कप की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी और यह द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को WHO पुरस्कार जीता है। विच इंडिया फिल्म हैज़ ऑन अवार्ड। ए ऑप्शन व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, बी ऑप्शन राइटिंग विथ फायर, सी ऑप्शन द एलिफेंट विस्पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि हाल ही में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने WHO पुरस्कार जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन ब्राज़ील, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन चीन। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने चीन देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की बात की है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य सरकार ने वुमेन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब जीता है। तो दोस्तों यह खिताब अपने देश भारत ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। तो दोस्तों जो इसका आयोजन है ये जापान के काकामिगहारा में किया गया था। भारत ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। भारत ने फर्स्ट बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है और साउथ कोरिया ने सबसे ज़्यादा यानी कि 4 बार टूर्नामेंट अपने नाम कर चुका है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 भी जीता है। अब बात करते हैं दोस्तों महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। तो यह एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक महिला अंतर्राष्ट्रीय अंडर-21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट की शुरुआत 1992 से आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वो हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड हैज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ए ऑप्शन पंकज कुमार सिंह, बी ऑप्शन राघवेंद्र शर्मा, सी ऑप्शन दिनेश मोंगा, डी ऑप्शन घनश्याम त्रिवेदी। तो दोस्तों अभी हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। पंकज कुमार सिंह ने 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद BSF प्रमुख पद खाली था। पंकज कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के साथ CRPF के महानिदेशक सुजोय लाल ताउसेन BSF का अतिरिक्त भार संभाल रहे हैं और भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। दोस्तों इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निरंतर निगरानी रखना और भारत भूमि की सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। BSF सैनिक मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ITBP के बारे में, इंडियो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो दोस्तों इसके महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह और CRPF के इसके महानिदेशक है सुजोय लाल ताउसेन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन अमानत। ये ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल, बी ऑप्शन रेलवे सुरक्षा बल, सी ऑप्शन केंद्रीय पुलिस बल, डी ऑप्शन भारत तिब्बत पुलिस। तो दोस्तों ऑपरेशन अमानत का संबंध है रेलवे सुरक्षा बल से, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल के बारे में। तो दोस्तों देश का सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह एक ऐसा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा तथा किन्हीं देश के विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधा के इस्तेमाल की
निगरानी रखना। यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को की गई थी। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के इसात आम को जीआई टैग मिला है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन सिक्किम। तो दोस्तों अभी हाल ही को कर्नाटक राज्य के इसात आम को जीआई टैग मिला है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के अंकोला के इसात आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसात आम को इसकी अंगूठी सुगंध, स्वाद, आकार के कारण बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक के अन्य जीआई टैग। तो इत्कल साड़ी, मोलडमूर साड़ी, बाबा बूदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी और कुर्ग हरी इलायची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जीआई टैग क्यों दिया जाता है। तो ये किसी उत्पाद की विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई। ए ऑप्शन अयोध्या, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन फिरोजपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही को वाराणसी में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ए ऑप्शन ऋतिक रोशन, बी ऑप्शन परिणीति चोपड़ा, सी ऑप्शन रश्मिकी मंडाना, डी ऑप्शन सुप्रिया अग्रवाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में एप्सन इंडिया ने रश्मिकी मंडाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अन्य ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में। तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, ब्यूरोप्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है, केबीएम स्पाइसेज के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा है, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। ए ऑप्शन तंजानिया, बी ऑप्शन इजराइल, सी ऑप्शन मलेशिया, डी ऑप्शन नेपाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसमें सहमति किसने जताई है। तो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसमें सहमति जताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं इजराइल। तो इजराइल अरब में स्थित एक देश है। इसके राजधानी जेरूसलम है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा है इब्रू भाषा है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई है। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन मेघालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री थावर चंद गहलोत है, गवर्नर सिद्धारमैया है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की योजनाओं के बारे में। तो कर्नाटक की योजनाएं वाजपेयी आरोग्य योजना, राजीव आरोग्य भाग्य योजना, ज्योति संजीवनी योजना, कर्नाटक भाग्यश्री योजना और जन सेवक योजना। इन सभी योजनाओं का संबंध कर्नाटक राज्य से है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। ए ऑप्शन अमित अग्रवाल, बी ऑप्शन अनिल त्रिवेदी, सी ऑप्शन अजय सिन्हा, डी ऑप्शन मुकुल गोयल। तो दोस्तों अभी हाल ही में UIDAI के नए CEO अमित अग्रवाल बने, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर पहुंच गया है। ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में गुजरात राज्य टॉप पर पहुंच गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में
हाल ही में किस शहर के पुलिस ने 14 जून को नो वार्निंग डे घोषित किया है? ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन मथुरा, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई शहर ने 14 जून को नो वार्निंग डे घोषित किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? वेयर वाज द इंडिया नेवी कंडक्टिंग ऑपरेशन CBG शक्ति एंड सुरक्षा? ए ऑप्शन अरब सागर, बी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन फारस की खाड़ी, डी ऑप्शन ओमान की खाड़ी। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन अरब सागर में शुरू किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो दोस्तों मोहनपुरा कुंडालिया यह मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले मध्य प्रदेश के बारे में कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना नेवज नदी पर स्थित है। इस परियोजना की कुल लागत 8,500 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की अन्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, तो गांधी सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, अशोक सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना और भारना परियोजना, इन सभी परियोजनाओं का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल, यहाँ की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के गवर्नर मंजू भाई पटेल है और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में NTA के नए महानिदेशक कौन बने? ए ऑप्शन अनिल अग्रवाल, बी ऑप्शन सुबोध कुमार सिंह, सी ऑप्शन अजय सिन्हा, डी ऑप्शन प्रवीण श्रीवास्तव। तो दोस्तों अभी हाल ही में NTA के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह बने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? ए ऑप्शन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, बी ऑप्शन चेन्नई रेलवे स्टेशन, सी ऑप्शन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, डी ऑप्शन कोलकाता रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों अभी हाल ही में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में CNG से संचालित देश के पहले टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन नागालैंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में CNG से संचालित देश के पहले टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ की गवर्नर कलराज मिश्र है और राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज बने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान लिथियम के भंडार की खोज की है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द इकबाल मसीह अवार्ड रिसेंटली? ए ऑप्शन लक्ष्मी सिंह, बी ऑप्शन प्रतिमा मित्तल, सी ऑप्शन ललिता नटराजन, डी ऑप्शन सुष्मिता सिंह। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार ललिता नटराजन ने जीता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कॉमिक मैकार्थी का निधन हुआ है, वह कौन थे? ए ऑप्शन अभिनेता, बी ऑप्शन उपन्यासकार, सी ऑप्शन लेखक, डी ऑप्शन राजनेता। तो दोस्तों अभी हाल ही में कॉमिक मैकार्थी का निधन हुआ है, तो वो एक उपन्यासकार थे, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवार्डेड द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्डेड बाय द लंदन सेंट्रल बैंकिंग? ए ऑप्शन सुबोध कुमार सिंह,
बी ऑप्शन डॉक्टर रघुराम राजन, सी ऑप्शन डॉक्टर उर्जित पटेल, डी ऑप्शन शक्तिकांत दास। तो दोस्तों अभी हाल ही में लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को यह सम्मान लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया है। आरबीआई गवर्नर को यह अवार्ड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, कोविड-19 महामारी और ग्लोबल क्राइसिस के दौरान भारत के बैंकिंग सिस्टम को बेहतरीन तरीके से संभालने के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश कौन सा है? ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन अमेरिका। तो दोस्तों सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश रूस है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करेंगे इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। इस ईयर बुक के अनुसार चीन एवं पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार है। अब दोस्तों बात करते हैं सिप्री। तो सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह एक डिफेंस थिंक टैंक है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका मुख्यालय स्वीडन में। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। सिप्री नीति निर्माता, शोधकर्ता, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों के लिए पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण एवं सिफारिश प्रदान करता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन इंदौर। तो दोस्तों ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बेंगलुरु है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भारत, धन्यवाद।